हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट था उन सारी चीज़ों को जाने, और आज जो है मैं उससे संबंधित एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको मैं देखूंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है किसी देश की समस्त संपत्ति करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, देश का बजट। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखा दिया हूं। वैसे इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ये चीज दोनों का डिफरेंट हम आपको बताए थे, अगर आपको थोड़ा ध्यान में हो तो। इकोनॉमी और अर्थशास्त्र जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताए थे। इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष यानी देश, देशों के समूह अथवा विश्व में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय हो गया, या वितरण या राजस्व, इन सब से संबंधित जो भी हैं सभी को शामिल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड, किन्स को, अमर्त्य सेन को, माल्थस को। इसका भी मैंने आपको बता चुका हूं। जो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्लियर बात? और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, यानी उसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी into the nature and cause of wealth of nations और कब की बात है ये? 1776 की बात है। मैं अपनी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मूल बिंदुओं को चिन्हित किया था। किसने? एडम स्मिथ ने। और इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसने बताया था, इनविजिबल हैंड की अवधारणा भी दी थी। विजिबल और इनविजिबल के बारे में अच्छे से आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होनी चाहिए भाई? ऑप्शन है मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। क्या आंसर हो जाएगा? बंद इकोनॉमी के बारे में आपको बताए थे, न तो वहां पे निर्यात होगा और न ही आयात होगा, है ना, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, जो उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है, बोले थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रॉबिन्स का, जे.एस. मिल का, एडम स्मिथ का, या किन्स का। तो आपको बताए थे, जो एडम स्मिथ को धन का विज्ञान का कथन दिया था, और इसने ये बताया था जो साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में वर्णित किया था अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की जो विधि है और आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और रहा था। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है, ऑप्शन है प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक आयोजन, निजी स्वामित्व। तो इसके बारे में आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी आपको बताए थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है निजी स्वामित्व। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, कि वर्तमान समय में यह जो है सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा भी है। देख ही रहे हैं अडानी अंबानी कितना चल रहा है। तो खैर अपने यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है वो निजी स्वामित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है
कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी, और उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताना है नीचे लिखे कूट से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल। उसके बाद उद्योगों की प्रधानता है, बिल्कुल नहीं भाई। न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही बात है। वृहद बेरोजगारी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अर्थ व्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का सह अस्तित्व हो। दूसरा ऑप्शन है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। तीसरा ऑप्शन है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व हो। चौथा ऑप्शन है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। और जहां तक बात करें तो सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करता है, वहां निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बोली लगाएगा ना, वो बोली लगाएगा तो अच्छा से उसका मेन मोटो क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। खैर इनके बारे में जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का जहाँ पे सहअस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है। तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अब जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये नेशनल इनकम से रिलेटेड रहेगा, है ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन है किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। एक एक पॉइंट को देखते चलना है। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपको थोड़ा सा ध्यान में हो, जो नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं, एक एक पॉइंट पे अगर ध्यान रखे होंगे तो आपको पता चला होगा। जो मैंने बताया था, जो एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य का योग होता है। और आपको ये भी बोले थे, जो एनएनपी जो है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना और संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन जो है, वो आंकड़ों का प्रकाशन कौन करता था ये भी बताए थे। पहले सीएसओ करता था, अब कौन करने लगा है? एनएसएसओ। ये सभी हम लोग देख चुके थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, देखिए किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं बिल्कुल नहीं होगा। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं नहीं। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं तो हो, लेकिन सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात होना चाहिए। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं को राष्ट्रीय कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसकी मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो होगा, ये आपको करंट प्राइस पे ही बताएंगे। जो पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से दिल्ली नंबर 1 पे है, ठीक है। ये वेरी करते रहेगा, आप देख लीजिएगा अपना एग्जाम देने से पहले जो कहाँ पे क्या है। तो ये दिल्ली का है। और बिहार की जहां तक बात करें तो वो सबसे नीचे है, और गोवा दूसरे स्थान पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय का नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई द्वारा, चौथा ऑप्शन है सीएसओ द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? सीएसओ द्वारा। इसमें क्या दे रखा है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा किया जाता है। इसके बारे में बताए थे। इसका गठन कब हुआ था भाई? गठन जो हुआ था 2 मई 1951, 2 मई 1951 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और यह जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इसके संगठन के संस्थापक की जहां तक बात करें तो कौन था संस्थापक? पीसी महालनोबिस।
पीसी महालनोबिस इनके संस्थापक थे। और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की सबसे पहली सरकारी अनुमान जो है वो आपको हम बताए थे जो 1948-49 में किसके अंदर में 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय ने प्रकाशित किया था। वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, इसने प्रकाशित किया था। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला सब बताए थे, उसको अगर आपको याद होगा तो आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है ये जो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़कर, दूसरा ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़कर। अब ध्यान में आपको होना चाहिए जो आपको ग्राफ पे बताए थे, डेप्रिसिएशन को बीच में ले लिए थे, दोनों साइड में जीएनपी जीडीपी और फिर नीचे में ले लिए थे एनएनपी एनडीपी, और आपको सारा कुछ मैंने बताया था। तो वहां पे आप अगर कंक्लूजन निकाले होंगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा जो एनडीपी इक्वल टू जो होता है वो जीडीपी माइनस, अगर जीडीपी में से घिसावट को हटा देंगे यानी डेप्रिसिएशन को हटा देंगे यानी मूल्यह्रास को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपी, ठीक है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है ना, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मूल्यह्रास को घटा देंगे क्या निकल जाएगा मेरा? एनडीपी। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाएगा एनडीपी। वहीं एनएनपी की बात करता, एनएनपी तो फिर जीएनपी, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे एन रहेगा तो यहाँ पे भी एन रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा अपना छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपको बताए थे जो एनडीपी जो होगा वो सदैव जीडीपी से कम होता है। ये तो बात मामूली है, जब उसमें से घटेगा तो रहेगा ही ना कम। हालांकि छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा, चपका देता है। सकल भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को मापने के लिए आधार वर्ष क्या लिया जाता है भाई? ऑप्शन है 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2011-12, 5-7। तो इसका तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, 2011-12 आधार वर्ष पे मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है। एक प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या ऑप्शन है अल्प रोजगार, दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति, तीसरा ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है क्या है? चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। आपको हम बताए थे जो 93% जो है अपने इंडिया में 93% लोग जो है वो कहाँ कार्य करता है भाई? असंगठित क्षेत्र में 93% आदमी जो है वो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। और राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या में से एक मैंने समस्या असंगठित क्षेत्र भी बताया था, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख समस्या में अगर बात करें तो रोजगार का आकलन न हो पाना है। असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है उसका आकलन नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था जो कैसे जो है एक बड़े बड़े शहर में जाता है, चौक चौराहे पे मजदूर सर अपना खड़ा रहता है, उसको एक दिन रोजगार मिलता है, दूसरे दिन नहीं मिलता है, लेकिन उसका काउंटिंग तो एक अनुमान से किया जाता है, एस्टिमेशन से किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट डाटा रहता नहीं है। और अगर उदाहरण के लिए आप इस चीज को अगर देखते हैं तो जैसे कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की गणना करना कठिन है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% वर्क फोर्स जो है वो असंगठित क्षेत्र में, लेकिन वो ध्यान रखिएगा 93% है ना, डाटा सब वेरी करते रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था भाई? किसने किया था? तो आपको मैंने सारा चीज बताया था। किसने? 1867 की बात है, दादा भाई नेरोजी ने क्या? दादा भाई नेरोजी ने 1867 में किया था। और अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक का नाम था भाई? पॉवर्टी। दादा भाई नेरोजी के पुस्तक का नाम था पॉवर्टी
एंड अन-ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनके पुस्तक का नाम था। में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था ये दादा भाई नौरोजी? 20 रुपया बताया था, 20 रुपया बताई थी। और वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन की अगर बात करेंगे तो वैज्ञानिक विधि से BK राव, याद होगा आपको। और DR गाडगिल का जो यहाँ पे नाम है ऑप्शन में, तो DR गाडगिल ने जो है केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि सब्सिडी अमाउंट में गार्ड अपने नाम पे ही एक फार्मूला दिया था, इसलिए इसका नाम भी एक फार्मूला दिया था और इस फार्मूला का नाम भी रखा था गाडगिल फार्मूला। और इसमें इसने सब्सिडी की बात किया था। और चौथी एवं पंचवर्षीय योजना में ये जो गाडगिल का जो फार्मूला है इसको अपनाया भी गया था। ये अपना लोग योजना जो देखेंगे तो उसमें भी बात कर लेंगे इसका आर्थिक नियोजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर दादा भाई नेहरू जी होगा, टिक नहीं लगाए थे, देख लीजिएगा। अब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP प्राप्त किया जाता है, वही वाला जो आपको ग्राफ बताए ना, एकदम उसको दिमाग में हर वक्त ले लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजार कीमत पर NDP-MP पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। NDP-MP बराबर होगा GNP-MP माइनस मूल्यह्रास, क्योंकि डिप्रेशिएशन के बारे में आपको बताया है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। अब आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, जो बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक XY याद होगा, शुद्ध कारक को अगर मैं घटाकर किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर NDP-MP को हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर NNP की बात करेंगे, अरे यहाँ पे जब NDP नहीं है, NNP की बात है, हाँ NNP, क्योंकि आप देखिए कहीं भी भूलिए तो ऐसे ही है, N है तो N की बात होगा, उसमें से मूल्यह्रास घटेगा, सेम। तो मेरा क्वेश्चन पहले आंसर देते हैं। ये फॉर्मूला तो NNP-MP अगर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना रहेगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। लेकिन बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर निकालना रहेगा तो उसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक जो आय जो होगा उसको माइनस कर देंगे। किसमें से? NNP-MP में से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है? विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, सामुद्रिक सीमा, विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे, और फिर उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे, जो सकल घरेलू की अवधारणा के अंतर्गत जो है घरेलू सीमा की बात मैंने किया था और उसको मैंने टिक किया था बढ़िया से, उसको रंग दिए थे। जो घरेलू सीमा के में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे कि मैं लिख देता हूं निम्नलिखित, वैसे सुन लीजिए, आप लिखने पे टाइम जाएगा। मैंने बताया था घरेलू सीमा में जो है किसको किसको लिया जाता है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो होता है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री जो भी है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो है पॉलिटिकल बाउंड्री को लेगा। और आपको एक चीज मैंने बताया था SEZ के बारे में, नहीं बताए थे तो ध्यान रखिएगा, भुगतान संतुलन में बताएंगे जब भी हम फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे। तो SEZ, उसके बाद अंतरिक्ष का क्षेत्र जो है, और अंटार्कटिक का व आर्टिक ध्रुवीय क्षेत्र में शोध केंद्र वाला जो हिस्सा है वो भी है, गहरे समुद्री क्षेत्र, विदेशों में राजनयिक कार्यालय जो भी है, दूतावास, और देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की जो नौकाएं का तैरते प्लेटफॉर्म होता है, आप देखे होंगे अगर कभी इधर मुंबई गोवा सब आए होंगे तो वो क्षेत्र भी बना हुआ। नॉटिकल मिल वाला तो बात है ही, वो आ जाएगा उसी में, लेकिन ये जो मछली पकड़ने की जो नौकाएं
और प्लेटफॉर्म होता है तो वो भी होता है। तो आइए, कह रहा है क्या, जो सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, ऐसा पूछ रहा है भाई, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, क्या मैंने इसका जिक्र किया भाई, दूतावास को छोड़ करके क्या ये सब लगा रखे होते, इसका ये नहीं होगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, सीमा विवाद का क्षेत्र की बात कर दिया। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं, क्या इसका मैंने जिक्र किया, नहीं किया। सीमा विवाद का क्षेत्र है उसको नहीं लिया जाता है दोस्त, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है समुद्रिक सीमा, बिल्कुल लिया जाता है। विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे, बिल्कुल लिया जाता है, तो ये भी लिया जाता है, ये भी लिया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है शामिल नहीं है, तो नहीं कौन कौन हो जाएगा, 1 और 2, कौन सा ऑप्शन, ए। क्लियर बात। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ है, ऑप्शन है व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष में से अगर प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आय में से अगर अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, सकल आय में से अगर सकल कर को माइनस कर देंगे, सार्वजनिक आय में से अगर सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो आपको यह चीज मालूम होना चाहिए, जो पर्सनल इनकम जो है, पर्सनल इनकम में से अगर हम पर्सनल इनकम में से अगर हम प्रत्यक्ष कर के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास शेष बच जाती है, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। यानी टैक्स आपने दे दिया, जो मनी है अब आपके पास गया और वो व्हाइट मनी हुआ, और इस राशि को बचत करने या खर्च करने के, निवेश करने के लिए क्या हो जाते हैं, इंसान स्वतंत्र हो जाते हैं। यार कोई अगर बहुत 5 करोड़ की गाड़ी पर चल रहा है, वो क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट को अगर टैक्स वो दे दिया है तो कुछ ले, कुछ भी ले, वो टैक्स चुकाने के बाद वो जो पैसा है उसके पास, कोई उसको मना करेगा नहीं, करेगा, है ना। उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तभी तो वो टैक्स भरेगा। तो इसलिए प्रयोज्य आय की जहां तक बात करेंगे, तो मेरा तो पहले ये जो पूछा है इसका आंसर दे देता हूं। जो व्यक्तिगत व्यय योग या प्रयोज्य आय जो है का अर्थ क्या है, तो वो अर्थ हो जाएगा आपका व्यक्तिगत आय में से अगर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब तो समझ रहे हैं ना भाई, इनकम टैक्स, सीबीडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स का ही बात है, उनमें दोनों आ जाता है, समझ रहे ना, कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों आता है सीबीडीटी के अंदर। ये सब चीज आपको हम कर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सारा कुछ अच्छे से बता देंगे, इंटरनल बात भी बता देंगे। तो ये चीज तो ये हो गया। और हाँ, अब हम ये चीज आपको एक बताने वाले थे, जो आपने प्रयोज्य आय की इनकम की अगर जहां तक बात करेंगे, डिस्पोजल इनकम का एक बात ये भी होगा, जो अगर कुल आपका इनकम है, कुल आय में से अगर आप, कुल आय में से अगर आप माइनस कर देते हैं किस चीज को, जितना टैक्स आपने चुकाए हो, कर अदायगी, कर, उसके बाद यहां पढ़िएगा कर अदायगी, अगर आपने इसे कर चुका दिए है, और गैर कर अदायगी, इन दोनों को अगर आपने चुका दिया है तो फिर प्रयोज्य आय हो जाता है वो, डिस्पोजेबल इनकम। समझ गए ना बात। व्यक्तिगत व्यय योग या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गैर अदायगी नहीं भाई, गैर कर, नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ा जाता है, द्वितीय क्षेत्र का अंश कम हो जाता है, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है, सेवा क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे तो आंसर आपको पता होगा, जो सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगा तो सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्लियर बात, सर्विस सेक्टर का अंश बढ़ता जाता है। वहीं अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वो कम होता है, प्राइमरी सेक्टर जो है ये कम होता है भाई, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, कृषि, खनन, मत्स्य, ये सब जो है इसका अंश कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, बस
2 क्वेश्चन और कर लेंगे। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए, GNI, GDP, NNP, GNP। क्लास को देखे होंगे तो एकदम आप टिक कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आंसर हो जाएगा इसका जो लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में, किसमें? घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। GDP कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? किसके मध्य एक अनुपात है? नॉमिनल GDP और रियल GDP, नॉमिनल GDP और मूल्य स्तर, रियल GDP और अपस्फीति, और नॉमिनल GDP और मुद्रास्फीति। अपस्फीति और मुद्रास्फीति के बारे में समझ चुके हैं आप, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में, इसलिए ध्यान में रखे होंगे तो खटाक आप आंसर कर लिए होंगे। लेकिन इस देख लीजिए, मतलब मेथड से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉमिनल GDP और मूल्य स्तर ये नहीं होगा, ये नहीं, इस टाइप से। वैसे इसका होता क्या है जो मैं बता देता हूं आपको, जो नॉमिनल GDP डिफ्लेटर इक्वल टू होता है, शायद आपको क्लास में मैंने बताया ही नहीं, बताए ही होंगे। डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP को अगर मैं भाग दे दूं किससे? रियल GDP से, तो वही निकलता है भाई, रियल GDP से तो निकल जाएगा GDP डिफ्लेटर। क्लियर बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP अनुपात हुआ ना ये, नॉमिनल GDP और रियल GDP के, तो आंसर तो ये हो गया खटाक से, ध्यान रख लीजिएगा। और नॉमिनल GDP के बारे में जानते हैं कि नहीं? नॉमिनल GDP क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर अगर मूल्यांकन करते हैं तो वो नॉमिनल GDP होता है ना। और मुद्रास्फीति के आकलन में आपको मालूम होगा जो संपूर्ण GDP के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, और ये जो भी सूचकांक होते हैं, क्या बोलते हैं, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI की अपेक्षा जो है अधिक व्यापक होता है। हाँ, तो ये बात हो गया GDP डिफॉल्टर का, और मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।